हम रोमांसवादी कुछ इंग्लिश पेंटर्स की भी यहाँ पे बात करेंगे। इंग्लिश पेंटर्स में हम सबसे पहले विलियम ब्लेक को लेते हैं, जो कि एक रोमांसवादी कवि भी था और कलाकार भी था। 1827 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजी कलाकार, दार्शनिक, कवि, रोमांसवाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये विलियम ब्लेक की पेंटिंग प्रतिभा का दृष्टि और चित्रण की कुशलता लिए हुए है। विजनरी आर्टिस्ट के रूप में हम इनको देख सकते हैं कि दृश्य कलाकार तो थे ही, पर विशिष्ट अंतर्दृष्टि के कलाकार भी ये माने गए। इनको अदृश्य प्रेरणा के कलाकार कहा जा सकता है। विलियम ब्लेक की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम छोटे भाई की मृत्यु और उसके बाद में ये इस क्षेत्र में आए और मिस्टीरियस माइथोलॉजी से संबंधित विषय इनके चित्रों को बताते हैं। विलियम ब्लेक में ये प्रतिभा उनके 16वें वर्ष की उम्र में ही देखी जा सकती है। उन्होंने एनग्रेविंग भी की थी और इनकी जो शरीराकृति है चित्रों में वो माइकल एंजेलो जैसी दिखाई देती है। अर्ली स्कूल में हम देखते हैं कि पिता ने आर्ट की स्टडी की इनको बुक लाकर दी थी और इसके बाद इन्होंने आर्ट करना सीखा। एनग्रेविंग का भी काम इन्होंने सीखा जो 30 वर्ष तक करते रहे थे और उसके पश्चात पेंटिंग्स इन्होंने स्टार्ट की थी। 20 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू हो गए थे ये। तो इनकी कविता है जो वे भी बहुत प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती है रोमांसवादी कलाकार के रूप में। इम्पैक्ट हम देखते हैं तो इनकी कला के ऊपर जिन कलाकारों का इम्पैक्ट पड़ता है वो है माइकल एंजेलो, फिसली, विंकलमैन की पुस्तक आर्कियोलॉजी से संबंधित इस प्रकार के उनका असर भी पड़ता है। इन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में काम किया। काम में रिलीजन, फैंटेसी, इम्प्रेशन वाली जो पर्सनैलिटी है वो उनमें झलकती है। इनग्रेविंग को अपना इन्होंने पेशा बनाया था और उसमें काम भी किया। 1787 में इन्होंने अन्य मेथड में भी काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से कला इतिहास में ये बहुत विशेष कलाकार बन गए। पोएम को इलस्ट्रेट करते थे और इलस्ट्रेट करने के लिए ही वो पेंटिंग बनाते थे और इलस्ट्रेशन एक ही प्लेट पर वो पोएम के साथ में काम करते थे। इन्होंने एक किताब भी इलस्ट्रेट करी है, वाटर कलर भी इन्होंने किया है। इसी श्रेणी में एक और कलाकार आते हैं, जोसेफ बर्नार्ड विलियम टर्नर। 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1851 तक इन्होंने अपना काम किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लिश लैंडस्केप का प्रचलन चल गया था और उसके बाद में लैंडस्केप के साथ में कलाकारों का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ा। लैंडस्केप कलाकार का दर्जा नीचा माना जाता था। इस समय सामान्य ओहदा इनको मिला और इन कलाकारों का सोशल स्टेटस था वो भी बढ़ने लगा। टर्नर भी अंग्रेजी रोमांसवादी कलाकार थे। टर्नर के प्रकृति चित्र एकदम मौलिक लगते हैं। इनके समकक्ष कलाकारों से इनकी कला शैली इनको अलग करती है। वाटर कलर काफ़ी प्रिय विषय था, परंतु इन्होंने ऑयल मीडियम में भी काम किया है। टर्नर एक बार्बर के पुत्र थे। शुरू में शौक से काम किया करते थे। 14 वर्ष की अवस्था में रॉयल अकादमी में इन्होंने प्रवेश लिया। 1791 में अपनी पहली कृतियों को रॉयल अकेडमी में एग्जिबिट किया। इस समय ज़्यादातर
कैलीग्राफी के आर्टिस्ट के रूप में मैगजीन में काम करते थे। ऐसे में बाद में फोटोग्राफी इफेक्ट भी आया, जिसमें रियलिज्म ज़्यादा लगता है। इन्हें नदियों के किनारे रहने का बड़ा मौका मिला, जिसमें थेम्स नदी में बड़ा समय गुजारने के का इनको मौका भी मिला था, जिसमें कई जल प्रभाव को गहराई से ऑब्जर्व करने के बाद में इन्होंने अपने पेंटिंग्स में भी इनको लिया। बाद में ये जो क्वालिटी विशिष्ट रूप में उभरी और लाइट को इन्होंने उसमें बहुत फील किया। 1802 में रॉयल अकादमी में प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। वह बहुत कम उम्र में ये सब कुछ इनका अचीवमेंट था। टर्नर ने बहुत यात्राएं भी की, जो अपने अनुभवों को चित्रण हेतु व्यक्त करते थे। न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि बाहर भी ये अपने काम के लिए गए। स्पेशली हम देखते हैं कि इटली की 2 यात्राएं इन्होंने की, 1819 में और 1828 में। सैकड़ों इन्होंने स्केचेस किए, करीबन 500 से ज़्यादा तो इन्होंने अपने इटली प्रवास के दौरान ही कर लिए थे। धीरे धीरे सब्जेक्ट मैटर में प्रेजेंटेशन की स्वतंत्रता आती गई इनके काम में। इनके तकनीकी विकास में थोड़ा सा हम देखते हैं कि डच मास्टर्स आर्टिस्ट थे, उनका टच देखते हैं हम। टर्नर ने कुछ समय इनग्रेविंग्स भी की। इन्होंने डिगो दे विंच कोर्सेज में भी लॉरेन के काम से इन्फ्लुएंस्ड काम किया। ग्रेजुअली फोटोग्राफी की टच देने की इनकी विशेषता थी, जो कि अन्य कलाकारों से इनके काम को अलग करती है। सब्जेक्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नेचर के साथ साथ कई बदलाव जो आए, वे बदलाव इनके चित्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे थेम्स नदी व वेनिस के सौंदर्य से अभिभूत होकर इन्होंने जो चित्र बनाए वे सब। टर्नर खतरनाक एक्सीडेंटल जो चित्रण है वो करते थे, जो रोमांटिक होने में इनकी मदद करता था। जैसे स्नो स्टॉर्म मॉन्ग जैसे चित्र है, जिसमें तूफान की घटना, और ये पहली बार नहीं हुआ जिसमें फीलिंग्स को पेंट किया है। 1795 में वाटर कलर इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने ड्राइंग को रियलिस्टिक ड्रॉ किया है। थेम्स नदी से संबंधित जो चित्र है उनके कई स्केचों में एक से एक रियलिस्टिक वर्क देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड में वातावरणीय प्रभाव डालने की इन्होंने कोशिश की और इसमें रुचि भी थी। ब्राउन के साथ ग्रीन कलर, ब्लश कलर शुरुआती पेंटिंग में इन्होंने यूज किया था। इसी के साथ इन्होंने स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी, उसमें भी स्केचेस बनाए थे, जिसको स्केचबुक में उन्होंने 400 से अधिक स्केचेस इनके उसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ह्यूमन फिगर को भी न बनाकर या बहुत कम बनाकर नेचर को वास्ट बनाया और नेचर में जीवंतता इनके दिखती है। टर्नर से प्रारंभिक दौर पर कुछ माइथोलॉजिकल इवेंट को भी उन्होंने पेंट किया है। कुछ कल्पना शक्ति को प्रेजेंट करने के लिए कल्पना को अभिव्यंजनात्मक बढ़ोतरी दी है। 1803 में क्लाई स्पेयर एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तूफानी आभास लिए हुए इन्होंने पेंट किया है। नेचर व मानव को स्ट्रॉन्ग बनाया है। लाइट और डार्क का आभास इनके चित्रों में मिलता है। मानव को संघर्ष करते हुए दिखाया हुआ है इस चित्र में। स्नो और स्टॉर्म को इसमें बताने का प्रयास किया है। बीच बीच में रेडिश टच फिगर को बाहर की कलात्मकता दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है। पानी पर पड़ती लाइट को भी बनाया है। यह समय विशेष सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसी पे आधारित इनका चित्र रहा है।
स्नो स्टॉर्म जैसे ऐतिहासिक जो कुछ घटनाक्रम थे उनको भी इन्होंने पेंट किया है। द स्लेव शिप जैसे स्नो स्टॉर्म जैसे चित्र हैं, इसमें नेचर की भयानकता को बताते हुए स्ट्रगल करती सेना, लाइट डार्क का ड्रामा, खतरनाक स्थितियों की प्रस्तुति, इस प्रकार का इन्होंने चित्र बनाया। वहीं पे स्नो स्टॉर्म में देखते हैं कि हम टर्नर ने खुद महसूस किया है कि खुद को जहाज के मस्तूल से बांधा और मूवमेंट को महसूस किया। बाद में बस ब्रश के स्ट्रोक से सर्कुलर टच से लाइट और मूवमेंट जो था वो उन्होंने पेंट किया। इसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल कलर जो है ग्रीनिश ब्राउनिश जो टच है वो उसमें इन्होंने डाला है। इससे इसके बाद में इन्होंने कुछ कैरिकेचर्स भी बनाए हैं और कृतियों को एग्जरेट करते हुए इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ऐसे ही इनका एक द स्लेव शिप करके 1840 का जो चित्र है, ये काफी रोमांचक विषय के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं कि खतरे को स्नो जैसा इफेक्ट करके डरावना बताया है। उपनिवेश का राज्य ये था और हर जगह से गुलामों को पकड़ा व अफ्रीका लेकर जाने की घटना थी और उनसे काम करवाया जाता था। जो भी गुलाम उनको पकड़े जाते थे और अफ्रीका भेजे जाते थे वे काम करते थे। और ऐसी ही घटना ज़्यादा भयावह स्थिति को उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जब स्लेव्स जा रहे थे और दुर्घटनावश वो डूबने लगे तो सीधे ही वो स्लेव्स समुद्र में डाल दिए गए थे। कुछ मरे और कुछ मछलियों के शिकार हो गए। ऐसी ही स्लेव शिप नामक ये जो पेंटिंग है वो बड़ी भयावह स्थिति को दिखाती है कि रेड कलर से इस घटना को खतरे व ब्रुटैलिटी की स्थिति को दिखाने का इसमें प्रयास किया है। डूबते लोगों की मार्मिक स्थिति, पानी से निकलते हाथ को बताया है। स्ट्रोक्स व ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर हमको दिखता है इस पेंटिंग के अंदर, बैकग्राउंड व फोरग्राउंड को एक ही घटना में बनाया है। लाइट की हर जगह स्ट्राइकिंग लाइट को डाला है और मानव और नेचर का डिपिक्शन बड़ा ही इसमें इस चित्र में हमको सुंदर